नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एस्ट्रोनैना पर। दोस्तों, यूं तो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा रोज करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपने ना कभी पहले सुना होगा, ना ही उसके बारे में पढ़ा होगा। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हम मार्स पे जाने की तैयारी में हैं। इलॉन मस्क ने ये कहा है कि वो 2050 तक 1 मिलियन लोगों को मार्स तक पहुंचा देंगे। ये सब कुछ एक्चुअली हो पाएगा या नहीं, वो तो बात की बात है। बट ये तो पक्का है कि हमारी मार्स पे जाने की तैयारी शुरू हो गई है और कोशिश लगातार जारी है। इस बात के ऊपर अक्सर डिबेट्स होते रहते हैं कि ऐसा मुमकिन है या नहीं, और यही सब सुनकर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एस्ट्रोलॉजी के तरीके से भी ऐसा पता करें कि मार्स पे जाने के बाद हमारी ज़िंदगी एक्चुअली होगी कैसे, और मार्स पे जाकर एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करेगी। जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च शुरू करी तो कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बाहर आए जिनके बारे में हमने शायद सोचा नहीं होगा, लेकिन उन फैक्ट्स के ज़रिए हम ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि असल में मार्स पे रहने वाले व्यक्ति का जीवन होगा कैसा। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है और एस्ट्रोलॉजी जिस तरीके से अर्थ पे वर्क करती है, बिल्कुल वैसे ही मार्स पे भी वर्क करती है। और हम यहीं पे बैठे बैठे इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं एक मनुष्य के जीवन में मार्स पर हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि हम अगर मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस विषय पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। मेरा निवेदन है उन सभी एस्ट्रोलॉजर से जो इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं कि आकर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी इस टॉपिक पर दीजिए। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में, और वो एक्चुअली मार्स पे जाने के लिए कर क्या रहे हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम इस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं। तो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने 2002 में एडवांस्ड रॉकेट मार्स पर भेजे। 2-3 फील्ड अटेम्प्ट्स रहे, उसके बाद चौथे अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुली रॉकेट को मार्स पे लैंड करवा पाए। उनका दावा ये है कि 2050 में मिलियन लोग वो मार्स तक पहुंचा देंगे, लेकिन इस चीज़ को पूरा होने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स अभी रास्ते में आने बाकी हैं। ये विषय सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, करने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सबसे पहले मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन है, ना के बराबर एटमॉस्फेयर है मार्स पर। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इलॉन मस्क का कहना है कि हम मार्स के पोल्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, ताकि CO2 जो सॉलिड फॉर्म में ट्रैप्ड है वो जब रिलीज होगी तो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में टिक गई तो हम रहने लायक एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्स की ग्रेविटी काफ़ी कम है, तो उस ग्रेविटी के साथ ह्यूमन बॉडी को एडजस्ट होने में बहुत सारा समय लगेगा, कई जनरेशन्स लगेंगी, एवोल्यूशन होगा, तब जाके हमारे जीन्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। तो कई 100 साल लगेंगे हमें वहाँ पर एक्चुअली एडजस्ट होने में। लो ग्रेविटी होने के अलावा वहाँ पर कोल्ड भी बहुत है, बहुत ठंड है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि हम या तो अंडरग्राउंड रहेंगे, या फिर ग्लास के डोम्स में रहेंगे, या फिर लावा ट्यूब्स में रहेंगे। वहाँ पे जो वोल्केनोज हैं उनकी लावा ट्यूब्स में, क्योंकि हम बाहर के एटमॉस्फेयर में तो वैसे भी नहीं रह सकते। तो मार्स पर जो भी जिंदगी है वो अंडरग्राउंड ही कन्फाइंड रहेगी, एटलीस्ट 200-300 साल तक, या फिर जब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन जाती जिससे हम बाहर एक्चुअली निकल पाएँ। इसके अलावा स्टारलिंक कंपनी है इलॉन मस्क की ही, जो मार्स पर इंटरनेट लाने वाली है, ऑप्टिमस रोबोट्स को भेजकर वहाँ पे इंफ्रा तैयार होने वाला है। 2026 में इनफैक्ट उनका पहला स्पेसशिप जा रहा है, जिसमें रोबोट्स की एक आर्मी जाएगी और मार्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, ताकि जो अगली विंडो है
2028-29 की उसमें ह्यूमंस जा पाए, क्योंकि कई महीने का टाइम लगता है मार्स तक पहुंचने में। और मार्स जो है ये अर्थ के पास ऑर्बिट में हर 26 महीने के बाद आता है। तो 26 महीने के बाद ही हम अगली बार मार्स पर जा सकते हैं, क्योंकि उसी में फ्यूल कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो अगली बार मार्स अब 2026 में आ रहा है, तो जाने की तैयारी पक्की है। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमारी एक्चुअली क्या तैयारी है मार्स पर जाने की। ये चर्चा मैंने सिर्फ इसलिए की कि आपको ये पता चल सके कि हम कितनी सीरियसली इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है माननीय इलॉन मस्क से कि अगर हम जाने की चेष्टा कर रहे हैं तो क्यों ना हम सही मुहूर्त, सही टाइम निकाल कर जाएं, ताकि नुकसान कम से कम हो और ग्रह हमारा साथ दे। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि मार्स पर एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करेगी। अब हम सब ये जानते हैं कि अर्थ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम 9 ग्रह लेते हैं कुंडली में। सूर्य, मंगल, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा, ये 9 ग्रह हमारी कुंडली में होते हैं। सिर्फ मैं वैदिक की बात कर रही हूँ, अभी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे हम नहीं जा रहे हैं। तो हमारी कुंडली में पृथ्वी तो नहीं होती। तो ऐसे ही जब हम मंगल पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो व्यक्ति मंगल पर अर्थ से शिफ्ट हो रहे हैं उनकी कुंडली में तो मंगल रहेगा, और उनकी लाइफ की जो भी प्रिडिक्शन है वो उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से ही होगी। लेकिन गोचर थोड़ा सा बदल जाएगा और गोचर में पृथ्वी भी आ जाएगी। तो यानी कि उनके बर्थ चार्ट में चीज़ें अलग होंगी और उनके गोचर में चीज़ें अलग होंगी। इस चीज़ के ऊपर आगे मैंने और अध्ययन किया और उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिनका जन्म मंगल पर होगा। जिनका जन्म मंगल पर होगा उनकी कुंडली में मेरे हिसाब से 13 ग्रह होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मार्स पर 2 चंद्रमा हैं। उनका नाम है फोबोस और डेमियोस, राइट। हमारा जो चंद्रमा है वो एक माँ की तरह है, वो सौम्य है और वो गोल है। मार्स के जो चंद्रमा है वो हमारे चंद्रमा से ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। सबसे पहले उनकी ग्रेविटी बहुत कम है। दूसरा, उनका ऑर्बिट अंदर और बाहर की तरफ है। एक दिन में वो मल्टीपल चक्कर काट सकते हैं क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से बताया जाता है कि ये दोनों चंद्रमा असल में मंगल के पुत्र हैं। ये वॉर में मंगल के साथ जाते हैं और फियर और टेरर फैलाते हैं। हमारा चंद्रमा माँ की तरह है, सौम्य है, इमोशंस को दिखाता है। ये दोनों चंद्रमा इस प्रकार के बिल्कुल नहीं हैं, माइथोलॉजी के हिसाब से भी और साइंस के हिसाब से भी। ऐसा मुझे क्यों लगता है? सबसे पहले इनकी ग्रेविटी इतनी कम है कि इनकी एक डिस्टॉर्टेड शेप है। आप जब भी इनको देखें तो आपको इस तरीके की फीलिंग आएगी ही नहीं जिस तरीके की आपको अर्थ के मून को देख के आएगी। मेरी कुछ प्रिडिक्शंस इंट्यूशन बेस्ड है, कुछ प्रिडिक्शंस मैथमेटिकल हैं और कुछ प्रिडिक्शंस माइथोलॉजी बेस्ड पर हैं। तो ये जो 2 चंद्रमा है ये असल में जिस तरीके का स्वभाव राहु केतु का है, इसी प्रकार का कुछ इनका स्वभाव है। ये फियर और टेरर को दिखाते हैं। जो पहला चंद्रमा है फोबोस, उसके नाम का मतलब है फियर, हमारे इंस्टिंक्ट्स और कुछ अर्जेंसी वाली फीलिंग। अब आपको नहीं लगता कि हम एक अलग ग्रह पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे फियर ज़्यादा होगा कि कल क्या होगा, अगले मिनट क्या होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा? फियर ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स। कई सौ सालों तक फियर रहेगा। तो यहाँ पे फोबोस का रोल आएगा। जब जब फोबोस का गोचर होगा तब तब फियर आएगा, कोई नया चैलेंज आएगा। तो फोबोस दिखाएगा हमारी एंजाइटी को। जो दूसरा चंद्रमा है डेमियोस, ये दिखाएगा हमारी चिंताओं को,
ड्रेड, लॉन्ग टर्म वरीज, स्ट्रेस। ऑब्वियसली हम एक दूसरे प्लैनेट पे शिफ्ट हो रहे हैं, हमें स्ट्रेस होगा, ओवरऑल स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, एंजाइटी होगी, घुटन होगी क्योंकि हम ग्लास के ट्यूब्स में रहेंगे, हम अंडरग्राउंड रहेंगे, पेड़ नहीं होंगे, हम धरती को मिस करेंगे, इमोशन ज़्यादा होंगे। जो इमोशनल करंट्स उठेंगे हमारे अंदर, वो डेमियोस के गोचर की वजह से उठेंगे। अब आप ये सोचिए कि मार्स पर 2 चंद्रमा हैं, तो क्या राहु और केतु दो दो नहीं होंगे? क्योंकि चंद्रमा और अर्थ का जहां पर ऑर्बिट इंटरसेक्ट करता है, वहां पर राहु और केतु बनता है। तो जब 2 मून है तो 2 ऑर्बिट्स हैं, तो मार्स के चंद्रमा और मार्स का ऑर्बिट जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां वहां पे राहु और केतु बन रहे हैं। तो मार्स पर असल में 2 राहु, 2 केतु और 2 चंद्रमा, जो कि काफी ड्रेडफुल हैं, वो प्रेजेंट हैं। अब यहीं से आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि मार्स पर लाइफ कैसी होने वाली है। जो भी व्यक्ति मार्स पर पैदा होगा, उसकी कुंडली में जो 13 ग्रह होंगे, वो होंगे सूर्य, पृथ्वी, फोबोस, डेमियोस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फोबोस का राहु, फोबोस का केतु, डेमियोस का राहु, डेमियोस का केतु, मरकरी और वीनस। ये टोटल 13 ग्रह हमारी कुंडली को रूल करेंगे। यूरेनस को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मार्स पे जाने के बाद यूरेनस से दूरी घट जाएगी, तो यूरेनस का असर बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको मेन प्लैनेट्स में मैंने इंक्लूड किया। इसके अलावा जब हम मंगल पे जा रहे हैं तो हमारे से शनि बहुत पास हो जाएगा और हमारे से गुरु भी कंपैरेटिवली काफ़ी पास हो जाएगा और सूर्य की दूरी हमसे घट जाएगी। वैसे भी सूर्य की लाइट 50% से भी कम आती है मार्स पर, यानी कि सूर्य का असर कुंडली पर कम हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्स पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे सन की यूवी रेज पास हो सकती हैं, हम ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहेंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी वैसे भी हो जाएगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अर्थ पे कब होती है? जब सूर्य कमज़ोर होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी वहाँ पे रहेगी, यानी कि सूर्य वीक होने जैसा असर दिखाएगा, सूर्य और ज़्यादा मेलिफिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं है। दूसरा, जब शनि पास से असर करेगा तो वो असर ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा। अभी भी जब शनि की दशा आ जाती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, तो उसका असर मैग्नीफाई हो रहा है। सेम टाइम पे गुरु का असर भी मैग्नीफाई हो रहा है। जब हम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फंसे होंगे, जब हम एक जेल जैसी सिचुएशन में फंसे होंगे, तो ऑब्वियसली हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, हम भगवान को ही याद करेंगे, राइट? गुरु स्पिरिचुअलिटी को ही दिखाता है, आइडियलिज्म को दिखाता है, ठीक है? तो गुरु का असर बढ़ेगा, आइडियलिज्म बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम कहेंगे हे भगवान हमें यहाँ से बाहर निकालो। क्योंकि इनिशियली हम बोलेंगे हे भगवान हम ये कहाँ फंस गए, हमें अर्थ की याद सताएगी, हम भगवान को बहुत याद करने वाले हैं। अब सारे तो नेगेटिव चीज़ें बढ़ गई, मेलिफिक इम्पैक्ट बढ़ गए। ये वैसे भी ऑब्वियस ही था कि हम एक दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेजेंट चीज़ें वैसे भी नहीं होने वाली थी, तो चीज़ें हार्श होने वाली थी, ये ऑब्वियस था। बट ये हार्श क्यों होंगी, इसका प्लानिटरी इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमें पता चल गया। अब ये सब तो खराब हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा ये हो रहा है कि चंद्रमा जो माता है, फिलहाल हमारे हॉरोस्कोप में हम चंद्रमा को माता की जगह देते हैं और सूर्य को पिता की जगह देते हैं। तो जब चंद्रमा माता का रोल प्ले करती हैं, ये चंद्रमा तो हमसे दूर हो गए, हमसे छिन गए।
अब वहां मार्स की जो चंद्रमा है वो माता लायक तो नहीं है, तो माता का रोल कौन प्ले करेगा, इमोशंस हमें कौन देगा? एनी गेसेस? यस, यू आर राइट, इमोशंस हमें अर्थ देगी, क्योंकि अर्थ वैसे भी जेनेटिकली हमारी माता है। अब हम माइथोलॉजी की बात करें तो भूदेवी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, और सूर्य भगवान जो है वो भगवान विष्णु का ही प्रतीक है। तो इस लिहाज से माइथोलॉजी के हिसाब से अर्थ जो है वो माता का रोल निभा सकती है। एक और चीज, मंगल जो है वो धरती के ही पुत्र हैं, तो मंगल के लिए माता पृथ्वी ही होंगी। फोबोस और डेमियोस माता का रोल निभाने में सक्षम नहीं है। आपको मैं इसकी मैथमेटिक्स बताती हूँ। मैंने कैलकुलेट किया था, इट वाज सो अमेजिंग। जो हमारी पृथ्वी पे मून है, इसका डायामीटर है 3474.8 किलोमीटर, ये डायामीटर है, और इसकी ग्रेविटी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में जो फोबोस है, इसका डायामीटर सिर्फ 22 किलोमीटर का है। 3400 किलोमीटर का हमारा मून है, फोबोस सिर्फ 22 किलोमीटर का है, और फोबोस तो बड़ा है, डेमियोस तो सिर्फ 12 किलोमीटर का है। तो हमारे मून के आगे ये मून बहुत छोटे हैं। फोबोस का जो ग्रेविटी है वो 0.0057 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि 320 गुना कम है हमारे मून से। और डेमियोस की जो ग्रेविटी है 0.003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि हमारे मून से 533 गुना कम है। तो ये हमारे मून को रिप्लेस तो नहीं कर सकते। आप वैसे भी देखेंगे लॉजिकली तो ये डिस्टॉर्टेड शेप के हैं। जब ग्रेविटी ज़्यादा नहीं होती तभी शेप डिस्टॉर्टेड होती है। अगर इनकी ग्रेविटी अच्छी होती तो इनकी शेप राउंड होती। तो इन दोनों मून्स का कंबाइंड इम्पैक्ट भी हमारे मून को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमारे मून को रिप्लेस करेगी धरती माता। और जितने भी मार्स पे इमोशंस होंगे, मून के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि इमोशंस, फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड, जेनेटिक कनेक्शन, ये सब हमें अर्थ से मिलेगा। लेकिन अर्थ से हमें थोड़ा सा कुछ और भी मिलेगा। अर्थ से मिलेगा हमें एक जेनेटिक कनेक्शन, एक याद, ड्रीम्स, इनहेरिटेंस। अर्थ का नेचर ऑफ कोर्स फेमिनिन होगा। अर्थ का एलिमेंट मेरे हिसाब से वाटर रहेगा, क्योंकि अर्थ 70% वाटर से बनी है। और जो अर्थ एलिमेंट है मार्स के ऊपर, वो मार्स का हो जाएगा, यानी कि मार्स का अर्थ एलिमेंट मार्स होगा, और जो पृथ्वी है उसका एलिमेंट वाटर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पे ज्यादातर पानी है और पृथ्वी इमोशंस को भी दिखा रही है, तो वो वाटर एलिमेंट ही बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवांस स्टडी करके क्या पता हम इस कंक्लूजन पे भी पहुंचे कि अर्थ के 2 एलिमेंट्स होंगे, अर्थ और वाटर। बट फिलहाल जो मेरी हाइपोथेसिस है, इसके हिसाब से अर्थ का एलिमेंट वाटर ही होना चाहिए। अब पृथ्वी के लिए जो चंद्रमा है और मार्स वालों के लिए जो पृथ्वी रहेगी, इसमें एक की डिफरेंस है। चंद्रमा रेट्रोग्रेड नहीं होता, यानी कि चंद्रमा कभी वक्री नहीं होता, लेकिन पृथ्वी मार्स पे रहने वालों के लिए वक्री होगी। हर 26 महीने में जब मार्स और पृथ्वी एक दूसरे के पास आते हैं, उस वक्त पृथ्वी वक्री होती नजर आएगी। तो हर 26 महीने के बाद जब पृथ्वी वक्री होगी तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होंगी। तो यहाँ भी थोड़ी सी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का हमें अंदाज़ा लग रहा है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, इसमें ये बात तो तय है कि मार्स पर लाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्श होने वाली है। इतना आसान नहीं होगा एक नए ग्रह पर जाकर एक नए सिरे से ज़िंदगी बसाना। लेकिन
ह्यूमंस जो हैं वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से है नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि मार्स पे दिन, साल और महीने कैसे वर्क करेंगे, राशियां कैसे बनेंगी, नक्षत्र कैसे बनेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा मेजर डिटेल के लिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, बट मोटा मोटा मार्स पर एक दिन जो है वो 1 डे और 37 मिनट्स का होता है। यानी कि लगभग मार्स का दिन और अर्थ का दिन बराबर सा है। 24 घंटे 37 मिनट में मार्स का दिन भी पूरा हो जाता है। तो मार्स की रोटेशन और अर्थ की रोटेशन लगभग सिमिलर सी है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि मार्स का जो टिल्ट है ये 25 डिग्री का है और अर्थ का टिल्ट 23.5 डिग्री का है। वहाँ पे जो है राशियों में डिफरेंस आएगा। मार्स के आसपास जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो डिफरेंट बनेंगे, राशियां सारी चेंज होंगी, नई राशियां इन्वेंट होंगी, नक्षत्र भी सारे चेंज होंगे। नक्षत्रों में अर्थ की मूवमेंट प्राइमरीली देखी जाएगी, जैसे हम नक्षत्रों में अभी मून की मूवमेंट अर्थ के लिए देखते हैं। अर्थ पे एक साल जो है 365 डेज में पूरा होता है। एग्जैक्टली बात करें तो 365.25 डेज में अर्थ का एक साल पूरा होता है। क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर्स का है, ठीक है। मार्स का जो ऑर्बिट है ये 227.9 मिलियन किलोमीटर्स का है, काफ़ी ज़्यादा है। तो मार्स जो है वो 687 अर्थ डेज लेता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक साल है वो लगभग दुगना हो जाएगा। सीजन्स जो है वो लगभग दुगनी लेंथ के हो जाएंगे, राइट। अब हम मार्स के जो डेज हैं इनको सोल बोलते हैं, तो हम इनको सोल ही बुलाएंगे। तो एक सोल जो है ये 24 घंटे 37 मिनट का है, हमने जैसे बात की, तो ये लगभग 1.027 अर्थ डेज के बराबर हो गया, लगभग बराबर ही है। तो अगर हम मार्स के दिन और रात की बात करें तो मार्स का एक साल 669 सोल्स का होगा। सोल्स मतलब मार्स के डेज, ठीक है। अर्थ के डेज के हिसाब से 687 डेज, मार्स के डेज के हिसाब से 669 सोल्स। अर्थ जो है मार्स को हर 26 महीने में लैप करेगा, मतलब 26 महीने में ये बहुत करीब आएंगे। यही वो टाइम होगा जब पृथ्वी वक्री होती नजर आएगी। तो हमारे जो अर्थ पे जो जितने जोडियक साइंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगे। मार्स पे जोडियक साइंस जो है वो कुछ सिमिलर होंगे बट बिल्कुल सेम नहीं होंगे, थोड़ा डिफरेंस होगा। अब जो फोबोस और डेमियोस हैं ये एक्लिप्स भी लगाएंगे सन को, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली लगाएंगे क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। अब जब हम मार्स पे हैं तो सूर्य से दूरी ज़्यादा हो गई, सूर्य नेचुरली थोड़ा सा छोटा दिखेगा। फोबोस और डेमियोस का साइज काफ़ी छोटा है, तो अभी भी मेरे हिसाब से जब वो सूर्य के आगे आएंगे तो वो सूर्य को पूरा नहीं ढक पाएंगे। तो इसका असर हमारी साइकोलॉजी पे कुछ अलग तरीके से होगा। फोबोस जो है वो सूर्य को पूरा ढक सकता है, बट डेमियोस जो है वो सेमी एक्लिप्स लगाएगा। क्योंकि डेमियोस का साइज काफ़ी छोटा है तो वो सूर्य को सिर्फ सेंटर में से ढक पाएगा, तो सूर्य एक रिंग की तरह से नजर आएगा उस टाइम पे। तो जो डेमियोस के एक्लिप्स का इफेक्ट है वो कुछ अलग होगा, फोबोस के एक्लिप्स का इफेक्ट कुछ अलग होगा। अब बात करते हैं फोबोस और डेमियोस से बनने वाले राहु केतु की। फोबोस की साइकिल बहुत ज़्यादा क्विक है। फोबोस 7.66 आवर्स में एक चक्कर लगा भी लेता है, इतनी तेज चलता है। और डेमियोस जो है ये लगभग 30.3 आवर्स में एक चक्कर लगा पाता है। तो यानी कि जो मून है फोबोस वो एक दिन में कई चक्कर लगा लेगा मार्स के, और डेमियोस दिन में एक चक्कर लगाएगा। तो अकॉर्डिंगली उनके राहु केतु का भी टाइमिंग कैलकुलेट होगा। जो राहु केतु फोबोस के हैं वो दिखाएंगे बहुत क्विक कार्मिक चीजें, जो डेली बेसिस की इमोशनल थीम्स हैं। इमोशन कितनी जल्दी अप डाउन होते हैं एक दिन में, वो दिखाएंगे राहु केतु
फोबोस के। और जो डेमियोस के राहु केतु हैं, ये दिखाएंगे जो स्लोअर कार्मिक लेसन्स हैं, जो कुछ टाइम में जो कार्मिक लेसन्स आते हैं उनको दिखाएंगे। फोबोस के राहु केतु जो है 2.26 अर्थ ईयर्स की बात कर रही हूँ मैं, 2.26 ईयर्स में कुंडली का एक चक्कर सारी राशियों से काट लेंगे। और जो फोबोस के राहु केतु है मार्स पे, मार्स के लोगों की जो कुंडली बनेगी वो राहु केतु फोबोस के 2.26 अर्थ ईयर्स में एक चक्कर काट भी लेंगे। अगर इसको मार्स के ईयर्स में कैलकुलेट करें तो 1.2 मार्स के ईयर्स में एक चक्कर काट भी लेंगे। तो ये बहुत क्विक साइकिल है, एक राशि ये 1.2 मंथ्स में पार कर रहे हैं। लेकिन एक महीना जो है मार्स का 57 डेज का है, अर्थ के 57 डेज के बराबर है। तो 1.2 मार्स के मंथ्स में ये फोबोस के राहु केतु चक्कर काट रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी कार्मिक डिस्टर्बेंसेस होंगी। और डेमियोस जो है ये 1.8 मंथ्स एक साइन में बिताएगा और 0.96 मार्स के मंथ्स, मतलब 1.8 अर्थ के मंथ्स और 0.96 मार्स के मंथ्स, मतलब लगभग मार्स का एक महीना डेमियोस एक राशि से निकलने में लगाएगा। अर्थ के जो राहु केतु हैं ये 18 महीने एक राशि से निकलने में लगाते हैं। मार्स के राहु केतु एक एक महीने में निकल भी जाएंगे। तो बहुत जल्दी चीजें चेंज होंगी, बहुत जल्दी इंफ्रा डेवलप होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अर्थ के जो राहु केतु हैं ये 18 महीने लगाते हैं एक साइन से निकलने में। मार्स के राहु केतु एक एक महीने में निकल रहे हैं, 1 मंथ 1.2 मंथ। तो इसका मतलब ये है बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। जिस दिन हम मार्स पे पहुंचे हैं उस दिन जो सिचुएशन होगी और उसके एक महीने में जो सिचुएशन होगी बिल्कुल अलग होगी। बहुत जल्दी हम वहाँ पे चीज़ें बिल्ड करेंगे, बहुत जल्दी हम वहाँ पे कंफर्टेबल होंगे। सो दिस मीन्स कि स्टार्टिंग में चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के आएंगे, लेकिन अर्थ पे जिस चीज़ को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, मार्स में इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से वो चीज़ें कुछ 100 सालों में ही हो जाएंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, माइंड की स्पीड बढ़ जाएगी, एंजाइटी बढ़ेगी, नेगेटिव इमोशंस बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, उससे डील करने का मैकेनिज्म भी आएगा, अर्थ से ही आएगा। और जो ग्रोथ है वो हमारी 10x नहीं 100x हो जाएगी। सो फार हम ये जानते हैं कि एक्सट्रीमिटीज तो बहुत हैं और ये एक जंग से कम नहीं होने वाला, लेकिन इट कैन बी वर्थ इट। चलिए, तो हमें एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया कि मार्स पे जाके एस्ट्रोलॉजी कैसे होने वाली है। मैं चीज़ों को थोड़ा समराइज कर देती हूँ, अगर कुछ चीज़ें अनक्लियर रही हों तो वो अब क्लियर हो जाएंगी। मार्स पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाली है क्योंकि एक्सट्रीम प्लैनेट्स बढ़ जाएंगे, एक्सट्रीम प्लैनेट्स हो जाएंगे फोबोस डेमियोस, फोबोस राहु डेमियोस राहु, फोबोस केतु डेमियोस केतु, increased and heightened energies of Saturn, and the blessings of Jupiter will protect, Earth will protect, Sun will become a little bit more harsh, but because of that we will be pushed to make something big. कार्मिक चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे, फियर एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिलीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एज अ कॉलोनी हमारा डेवलपमेंट, एज ह्यूमंस हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम जब अर्थ से मार्स पे जाएंगे रास्ते में हमारा मसल लॉस भी काफ़ी होता है, लेकिन उस मसल लॉस को हम बहुत जल्दी कोप अप कर जाएंगे। तो जी हाँ, मेरा विश्वास है कि हम मार्स पर जा भी सकते हैं और रह भी सकते हैं, बस कोशिश करने की देर है। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल जो आप सबके मन में आएगा ही,
क्या हम ऐसा कर कर नेचर को डिफाई कर रहे हैं? क्या ये नेचर के अगेंस्ट है? क्या हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए? इस वक्त पर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें आदत होती है आसान रास्ता चुनने की। लेकिन मेरे विचार से राह कठिन है लेकिन मुमकिन है, हालांकि अभी नामुमकिन लग रही है। हमारे स्क्रिप्चर्स में हम देखें, नारद मुनि और भी ऐसे कितने सेंट्स हैं जो अलग अलग लोकों में आते जाते रहे हैं। इसका मतलब दूसरे लोकों में जाया जा सकता है, रहा जा सकता है। पहले के लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे कि वो इजीली एक लोक से दूसरे लोक ट्रैवल भी कर लेते थे केवल मन की गति से। और आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग को राहु काल भी कहा जाता है और राहु का काम है बड़े बड़े सपने दिखाना, ऐसी चीजें सोचने पर मजबूर कर देना जो हम नॉर्मली कभी ना सोचते। हमें अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है तो वो राहु काल में ही मुमकिन है। इस वक्त मार्स पे जाना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के ही बराबर है, और मेरे मत से ये नामुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज से कई सौ साल पहले लोग ये भी सोचते होंगे कि रावण के पास उड़ने वाला विमान था, लेकिन ये विमान होना असल में पॉसिबल नहीं है। अब एयरक्राफ्ट आने के बाद ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक दिन आएगा जब ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाएगी कि हम अर्थ से मार्स पे जा रहे हैं, मार्स से शायद वीनस पे जा रहे हैं, या फिर हम किसी और गैलेक्सी में किसी और प्लैनेट पे ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जिस तरीके से डायनासोर्स अचानक एक्सटिंक्ट हो गए, इस तरीके से हम एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, डायनासोर्स की भी तादाद बहुत थी और वो फिजिकली हमसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा फाइटर भी थे। तो कुछ लोगों को आज की डेट में अगर ऐसा लग रहा हो कि ये कितना अननेसेसरी है, मार्स पे जाना कितना अननेसेसरी काम है, इतना करने की क्या ज़रूरत है, कल को वही लोग अगर ऐसा कुछ पृथ्वी पे हो गया कि हम एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए, जैसे डायनासोर्स के साथ हुआ था, कल को वही लोग ये बोलेंगे कि कितना अच्छा किया कि एक दूसरा प्लैनेट तैयार कर लिया, हम अर्थ से उड़कर वहां पर जा सकते हैं, बच सकते हैं। तो सही या गलत ये कौन तय करेगा? सही और गलत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक पर्सन का पर्सपेक्टिव होता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। आज कुछ अर्जेंट नहीं है तो ये गलत लग रहा होगा, कल को कुछ अर्जेंट होगा तो यही सही लगेगा। बस मेरी ये गुजारिश है उन सभी साइंटिस्ट से जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा भी ले लेना हमारे हित में होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मैंने तो यहाँ तक भी रिसर्च किया है कि मार्स पर राशियाँ किस तरीके से होंगी, दशाएं किस तरीके से बनेगी, कुंडली किस तरीके से बनेगी, नक्षत्र किस तरीके से बनेंगे, अर्थ की मूवमेंट उन नक्षत्रों में से हम कैसे ट्रैक करेंगे एंड व्हाट नॉट। सो अगर आप वो सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।